प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जीव विज्ञान विषय में डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी जो हमारी परिवर्धन विज्ञान है उसमें हमने कई चैप्टर पढ़ लिए हैं। लगातार क्रमबद्ध तरीके से हमने युग्मक जनन, जननांगों से लेकर युग्मक जनन और निषेचन और फिर निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार होता है, ये सभी चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा मानव में आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। क्या होता है आर्तव चक्र और मानव के अंदर जनन चक्र क्या होते हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आने वाली वीडियोस में लेंगे और पूरा आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट जो है वो अध्ययन कराएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम इसका पहला भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मादा जनन चक्र क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्रजनन ऋतु आती है, प्रजनन ऋतु के दौरान फीमेल्स में, जैसा कि हमने नाम लिखा है मादा जनन चक्र, मादाओं में एक विशेष प्रकार के चक्रीय प्रक्रम होते हैं उनके अंडाशय के अंदर, और उन अंडाशय के अंदर होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ही हम जनन चक्र कहते हैं। इन जनन चक्रों में हम देखते हैं दो प्रकार के जनन चक्र पाए जाते हैं, एक रज चक्र होता है और एक मध्य चक्र होता है। तो यहाँ पर हम मादा जनन चक्र की बात करें तो मादाओं में प्रजनन ऋतु में अंडाशय में होने वाले चक्रीय घटनाक्रमों को मादा जनन चक्र कहते हैं। तो प्रजनन ऋतु में ध्यान रखना, प्रजनन ऋतु के अंदर अंडाशय के अंदर, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर ओवरी जो के मुख्य फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसमें एक विभिन्न प्रकार के चक्रीय प्रक्रम होते हैं। चक्रीय हमने इसलिए कहा क्योंकि एक विशेष चक्र में होता है और रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें हम जनन चक्र या इसे हम अंडाशयी चक्र भी कहते हैं। अंडाशयी चक्र, चूंकि अंडाशय के अंदर हो रहे इसलिए इन्हें हम अंडाशयी चक्र भी कहते हैं। प्रजनन चक्र भी कह सकते हैं। अब दो प्रकार के प्रजनन चक्र पाए जाते हैं। अगर हम स्तनधारियों की बात करें, यहां हम विशेष रूप से स्तनधारियों की बात करेंगे, तो स्तनियों में दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक होता है आर्तव चक्र, दूसरा होता है मध्य चक्र। आर्तव चक्र को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि मध्य चक्र को ऑस्ट्रस साइकिल्स कहते हैं। आर्तव चक्र को ही हम रज चक्र भी कहते हैं। अब बात आती है आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान रखना, आर्तव जो चक्र है, आर्तव चक्र जो है वो प्राइमेट स्तनियों में होता है, प्राइमेट स्तनियों में, जबकि मध्य चक्र जो है
वो नॉन प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट्स में। अगर हम प्राइमेट स्तनी की बात करें तो इसमें मानव आता है, बंदर, चिंपैंजी एटसेट्रा। बंदर है, मानव है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, यानी जो आधुनिक बंदर हैं, जो मानव के समकक्ष हैं, उनके अंदर रज चक्र होता है। जबकि मध्य चक्र जो है वो हम बात करें तो वो एनिमल्स के अंदर होता है, यानी जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, पशु हैं, पशुओं में अब इसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी जो है एनिमल्स में आते हैं। तो ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स यानी नॉन प्राइमेट स्तनधारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमने देखी, आर्तव चक्र और मध्य चक्र या रज चक्र और मध्य चक्र। स्तनधारियों में दो प्रकार के अंडाशयी चक्र होते हैं, प्रजनन चक्र होते हैं, या इसे हम मादा जनन चक्र कहते हैं। या हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि मादा स्तनधारी प्राणियों में अंडाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के चक्रीय प्रक्रम होते हैं उनकी प्रजनन ऋतु में। उन्हें हम अंडाशयी चक्र, प्रजनन चक्र या ऋतु चक्र भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आर्तव चक्र और मध्य चक्र, और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल। रज चक्र भी कहते हैं आर्तव चक्र को, और ये प्राइमेट स्तनियों में होता है, मानव, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह। जबकि मध्य चक्र जो अपने पशु होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इनके अंदर चूंकि नॉन प्राइमेट्स प्राणी होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्तव चक्र क्या होता है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर के अंदर डिटेल से हम पढ़ेंगे वो आर्तव चक्र के बारे में है। तो क्या है आर्तव चक्र, लेते हैं आर्तव चक्र। इसी को हम रज चक्र कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में हम इसको एमसी भी कह देते हैं। अब बात आती है परिभाषा की। तो हमने कहा सबसे पहली बात तो प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट स्तनियों में। तो प्राइमेट स्तनधारियों में, या हम कह सकते हैं मानव की अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव में स्त्रियों के अंदर अंडाशय के अंदर एक चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और उन चक्रीय परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र। वास्तव में अंडाशय के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके प्रभाव से ये प्रक्रम होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं स्त्रियों में अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होने वाले घटनाओं के चक्र को आर्तव चक्र या रज चक्र कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है, अंडाशय में होता है, और चक्रीय प्रक्रम है, आवर्ती चक्र के अंदर होती हैं ये घटनाएं, यानी एक के बाद एक लगातार होती रहती है। अब बात आती है इसे हम, ये जो आर्तव चक्र होता है मानव में, इसे हम मेंसेंस भी कहते हैं, मेंसेंस। अब ध्यान से समझते जाना एक एक चीजें। मेंसेंस का अर्थ होता है महा।
अब चूंकि इसका जो समय होता है, आर्तव चक्र का जो समय होता है वो लगभग 0 से 28 दिन होता है। कितना होता है? 0 से 28 दिन। अब लगभग 28 दिन यानी 1 माह हम मान के चलते हैं तकरीबन। तो इसीलिए इसे मेंसेंस, यानी मेंसेंस का अर्थ माह, यानी 1 माह के अंदर होने वाला चक्रीय परिक्रम यानी घटनाक्रम, और इसी को हम, इसीलिए इसे हम महावारी चक्र भी कहते हैं, महावारी चक्र भी कहते हैं। क्लियर? यानी ये जो है लगभग 1 माह के अंदर रिपीट होता है, जैसा हमने कहा 0 से 28 दिन, इसलिए इसे महावारी चक्र कहते हैं। प्रथम बार, सब ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार यह 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन। रजोदर्शन यानी मेनार्च। जबकि लगभग 40 से 45, लगभग 40 से 45 या कई जगह आपको बुकों में ज्यादा भी मिलेगा, यानी इसको 45 से 50 वर्ष भी दिया होगा, तो हम ज्यादा अच्छा है, हम 45 से 50 वर्ष ले लेते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त। तो इस प्रक्रिया को जब हम समाप्त हो जाता है रज चक्र, उसे हम कहते हैं रजोनिर्वृत्ति। रजोनिर्वृत्ति, इसको हम कहते हैं मोनोपॉज। अब आप ध्यान से समझिए, देखो यहाँ पर 2 टर्म्स आई बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि रजोदर्शन क्या है और रजोनिर्वृत्ति क्या है। तो नाम शब्दों को पहचानिए। देखिए, प्रथम बार, पहली बार जब ये शुरुआत होती है रज चक्र की महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर, ये आयु कितने वर्ष में होती है? हमने पहले भी कहा था कि जब युवा अवस्था आती है, प्रजनन अवस्था के लिए जब तैयार होता है शरीर, तो उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अंडाशय में अंडाणु निर्माण होता है, अंडाशय का परिवर्तन होता है, मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं। तो ये वास्तव में लगभग 12 से 14 वर्ष, ऐसा फिक्स नहीं है, हार्मोन कम ज़्यादा इनबैलेंस भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा, और इसी से द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी आते हैं। तो ये जब शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं रजोदर्शन, यानी कौन सा चक्र है? रज चक्र है। तो रज चक्र के दर्शन होना, रज दर्शन यानी रज चक्र का पहली बार आना रजोदर्शन कहलाता। क्लियर हो गया? इसको हम मेनार्च कहते हैं, इंग्लिश में मेनार्च। और लगभग जो है 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं के अंदर ये समाप्त हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं रजोनिर्वृत्ति, यानी रज से क्या हो गई? निर्वृत्त हो गए, यानी हमने छुटकारा पा लिया, यही तो मतलब हुआ। तो इसको हम बोलते हैं मोनोपॉज। अब ध्यान से समझना कि 2 शब्द हमने बता दिए, लगभग आयु भी, यहाँ से 4 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। प्रथम बार महिलाओं में कौन सी आयु में शुरू होगा, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं। इसी तरह से कब समाप्त होता है लगभग, और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है हमारे समाज के अंदर, बहुत ध्यान से समझना इस बात को बेटा। हम जब ये रजोदर्शन आता है महिलाओं में, ऐसी महिलाओं को, स्त्रियों को रजस्वला स्त्री कहते हैं।
तो उन्हें हम एक हेय दृष्टि से देखते हैं, उन्हें हम एक प्रकार से जिसे कहते हैं उनको किचन में नहीं जाने देते हैं, उनको कोई इस तरह के धार्मिक कार्यों से दूर रखते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक कई जो है वो आडंबर जिसको हम कह सकते हैं, उनके वजह से हम इसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, एक महिला को, एक स्त्री को, एक किशोरी को जो इस चक्र से गुजर रही है। अब आप ये सोचिए कि जो महिला यानी इस चक्र से गुजर रही है उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है जब हम उसको इस तरह से। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा इससे पहले, रजो दर्शन और रजो निर्वृत्ति का जो बीच का कार्य जो समय काल है, ठीक है, समय अवधि, ये वास्तव में जनन अवधि कहलाती है, ठीक है। ये एक प्रकार से फर्टाइल पीरियड जिसे हम कहते हैं एक महिला के लिए, जो कि संतान उत्पत्ति की जो है क्षमता रखती है, वो ये समय पीरियड होता है। सीधे शब्दों में मैं ये कहूं कि एक स्त्री संतान को जन्म देने के योग्य अवस्था जो होती है वो रजो दर्शन के बाद ही होती है, क्योंकि रजो दर्शन के बाद ही अंडाणु निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। जब अंडाणु बनेंगे तो वो परिपक्व होंगे। जैसा हमने पढ़ा अंड जनन चक्र के अंदर जो शिशु अवस्था होती है, हमारी अवयस्क अवस्था है, बाल्य अवस्था है, उसमें अंडे बनते हैं लेकिन परिपक्व नहीं होते। जब उसमें ग्रोथ अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था जिसे हम कहते हैं, अंडाणु का परिपक्व होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो वो कब होता है? लगभग 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, जब किशोर अवस्था आती है। तो किशोर अवस्था में किशोरियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, महिलाओं के अंदर ये चालू होता है रज चक्र, ठीक है। तब से लेकर और रजो निर्वृत्ति तक वो जनन क्षम होती है। क्या होती है? जनन क्षम, यानी हम कहें कि उनमें जनन की क्षमता होती है। तो इस दौरान ही, ध्यान रखना, इस दौरान ही वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। सीधे शब्दों में मैं ये कहूँ, यदि मान लीजिए यहाँ से रजो दर्शन से पहले हम बात करें और रजो निर्वृत्ति के बाद की बात करें, तो महिला बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं होती है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, हम वापस अपनी बात पर आ जाते हैं। तो अब एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए, एक किशोरी के लिए ये बड़ी जो है विचित्र, और ये जो काल होता है वो बड़ा इमोशनल काल होता है, बड़ा जो है जिसे हम कहते हैं एक दुखदाई पीरियड भी कह सकते हैं हम इसे, जिसमें उसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अभी हम इसकी अवस्थाएं देखेंगे। तो ऊपर से हम जो हमारा समाज है वो इसको इस दृष्टि से, हे दृष्टि से देखता है, ये बहुत ही गलत है। हम शिक्षित लोग हैं, जो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाज के अंदर शिक्षित लोग हैं, कम से कम वो अपने जो है ज्ञान का सदुपयोग करें और ये समझें कि एक प्राकृतिक घटना है, अनिवार्य घटना है। अनिवार्य मैंने क्यों कहा? क्योंकि यदि ये घटना ना हो, ध्यान रखना, ये घटना नहीं हो तो महिला जनन क्षम नहीं होगी और उसे बांझ की दृष्टि से देखा जाता है, यानी वो संतति उत्पन्न करने के योग्य नहीं होती। तो अगर मान लो ऐसा नहीं हो तो एक महिला के लिए ये भी एक मानसिक प्रताड़ना देने वाली होती है। तो आप सोचिए कि एक महिला संतति को जन्म देने योग्य होती है तो उसके अंदर रजो दर्शन आएगा तभी होगी। तो ये एक प्रक्रिया अनिवार्य है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो होगी, ठीक है। और रजो निर्वृत्ति होना यानी वो जन्मक्षम नहीं रहती है। तो इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है, खास तौर से जो भी पेरेंट्स या जो समाज के जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इसे जो है अपने एक जिसे कहते हैं सकारात्मक रूप से इसे लें और हमें जागरूकता इसके ऊपर उत्पन्न करनी है। और हमारे घर से ही इसको, जो भी हमारे घर में महिलाएं हैं, बहनें हैं, किशोरियां हैं, उन्हें एक सकारात्मक दृष्टि से देखना है और उन्हें इसके बारे में ज्ञान देना है। हम उसे सकारात्मक और सही ज्ञान देंगे तो उसे जरूरत है इसमें हाइजीन
साफ सफाई रखने की और अच्छी संतुलित डाइट लेने की, ताकि एनीमिया वाली स्थिति न रहे। और जब हम स्वस्थ रखेंगे, हमारी स्त्रियां और हमारे बहनें जब स्वस्थ रहेंगी तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर समाज के अंदर बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती हैं तो समाज कमज़ोर पड़ता है, हमारा देश कमज़ोर पड़ता है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ को। तो हम बात कर रहे हैं कि आतप जो चक्र है वो प्रथम बार शुरू होता है तो रजोदर्शन कहते हैं, जब ये समाप्त होता है तो रजो निर्वृत्ति यानी मोनोपोज कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो है महामारी चक्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर माह में हो रहा है। समय काल कितना है, 0 से 28 दिन है। इसको ऋतु चक्र भी कह देते हैं, ऋतु चक्र, ठीक है, क्योंकि प्रजनन ऋतु जो होती है उसके अंदर हो रहा है, तो इसे हम ऋतु चक्र भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितनी अवस्थाएं, तो ध्यान रखना 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एक अवस्था, यानी 4 अवस्थाएं हैं इसमें। पहली अवस्था है आर्तव, प्रावस्था, या इसे रक्तस्राव अवस्था भी कहते हैं, रक्तस्राव अवस्था। ये लगभग होती है 0 से लेकर 5 दिन तक चलती है। ये दिन लिखे हैं मैंने, ध्यान रखना दिन। इसके बाद दूसरी जो है वो आती है पुटिकीय अवस्था, पुटिकीय अवस्था। ये आती है 6 से लेकर 13 दिन। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, प्रावस्था या अवस्था कह दो, तो ये 14वें दिन होती है। ध्यान रखना इसका फिक्स समय है। और नंबर 4थी अवस्था जो है वो है पश्च अंडोत्सर्ग, प्रावस्था। और ये चलती है, काफी बड़ी है, तो ये लगभग 15 से लेकर और हम बात करते हैं यानी 28 दिन तक ये कंप्लीट चलती है। 28 दिन के बाद फिर वापस हम 0 दिन पर पहुंच जाते हैं। तो ये आर्तव चक्र के अंदर, रज चक्र के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहली अवस्था, इसको हम कहते हैं आर्तव प्रावस्था, या इसे हम कहते हैं रक्तस्राव प्रावस्था। रक्तस्राव प्रावस्था ये होती है 0 से लेकर 5 दिन। अब इस अवस्था में क्या होता है, जैसे ही हमने देखा कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, आपको बताया था, ठीक है। और जैसे ही अंडाणुओं का निर्माण यहाँ से 14वें दिन अंडाणु बाहर आता है और अंडवाहिनियों में चला जाता है। यदि निषेचन होता है तो ठीक है, यदि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस से जो है रज चक्र चालू हो जाता है। इसको रक्तस्राव अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था आती है यहाँ से, देखिए 28 दिन पूरे होने के बाद फिर से ये चालू होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय की दीवार यानी जो एंडोमेट्रियम होती है, आंतरिक स्तर, मेट्रियम टूट जाती है और रक्त श्लेष्मा व क्षतिग्रस्त कोशिकाएं योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलती हैं। इसे ऋतुस्राव
या रक्तस्राव कहते हैं। और ये अवस्था जो है 0 से 5 दिन चलती है। इसी को हम रजोधर्म भी कहते हैं। रजोधर्म, मासिक धर्म, अब आप समझिए, देखो हमने कहा आर्तव चक्र रक्तस्राव अवस्था, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है इस अवस्था में रक्त का स्राव होगा। अब रक्त का स्राव क्यों होगा, इसके पीछे आगे जब हम सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, क्योंकि कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो हमने रक्तस्राव अवस्था से शुरुआत की है, तो ये अवस्था आती है तो वास्तव में इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव क्यों हुआ, क्योंकि जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, यानी जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, यूट्रस जो है उसकी जो दीवार है वो मोटी दीवार बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि यदि भविष्य में बच्चे को यानी उसमें भ्रूण का अगर परिवर्धन होगा तो उसके लिए वो मोटी हो जाती है, उसको आवरण प्रदान करने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान। लेकिन मान लो निषेचन नहीं होता है, ठीक है, तो निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दीवार टूट जाएगी क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये दीवार जैसे ही टूटती है तो इसके साथ क्या होता है, रक्तस्राव होता है, कोशिकाएं, श्लेष्मा वो टूट जाती हैं, और वो टूटती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, ऐसा भी लिखा हुआ होगा, झड़ जाती है, ठीक है। तो ये झड़ जाती है, टूट जाती है, और ये कोशिकाएं जो भी स्राव है रक्त के साथ योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रक्त स्राव जो कि जिसे कहते हैं कि खराब जो है खून है, सेल्स जो टूटती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, वो योनि मार्ग से बाहर त्याग दी जाती है। तो ये कितने दिन चलता है, 0 से 5 दिन। किसी किसी महिलाओं में, स्त्रियों में ये 0 से 4 दिन होता है, किसी में 2 दिन भी चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हार्मोन किसी में ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये जैसे जैसे यानी एक प्रकार से इस अवस्था में महिलाओं को यानी अपने पानी ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, और विभिन्न प्रकार से जो भी सावधानी रखी जाती है वो बताया जाता है गायनोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ ये जब रक्तस्राव होता है तो इसी प्रवस्था को ऋतुस्राव कहते हैं, इसी को हम जो है रक्तस्राव कहते हैं, इसी को रजोधर्म कहते हैं, और इसी को मासिक धर्म कहते हैं, क्योंकि हर माह आ रहा है, हर माह में ये चक्कर दोहराया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। अब आगे हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था कौन सी है, पुटिकीय अवस्था, ठीक है, पुटिकीय अवस्था। दूसरी अवस्था लेते हैं पुटिकीय अवस्था। अब देखिए पुटिकीय अवस्था जो है ये आपको बताया 6 से लेकर 13 दिन तक होती है, 6 से लेकर 13 दिन। यहीं से आगे चलेंगे, जब रजोधर्म हो गया, रक्तस्राव अवस्था कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या होगा, आगे से हम बात करें 6ठे दिन से लेकर और 13वें दिन तक चलती है। तो इस अवस्था में क्या होगा, FSH हार्मोन का लेवल बढ़ता है। कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, FSH। और FSH हार्मोन कहाँ बनता है, आपको पता है पीयूष ग्रंथि में बनता है। कहाँ बनता है ये, पीयूष ग्रंथि के हमने बताया अग्रपिंड में। और ये FSH हार्मोन अंडाशय में जाता है, अंडाशय, क्योंकि रक्त के द्वारा जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करेगा, आपको बताया था, ध्यान है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल यानी पुटिकाएं कहते हैं, तो पुटिकाओं को उद्दीपित करेगा। इसका नाम है पुटिका उद्दीपक हार्मोन। अरे भाई सीधा सा है, जब पुटिकाओं को उद्दीपित करेगा, कहाँ है पुटिकाएं, कहाँ बनेगी, अंडाशय में बनती है। तो अंडाशय में पुटिका निर्माण को प्रेरित करता है, तो अंडाशय में पुटिकाओं के निर्माण को ये प्रेरित करेगा। पुटिकाएं मतलब अंडाणु, ठीक है, पुटिकाएं किसे कह रहे हैं, अंडाणुओं को कह रहे हैं। और अंडाणु जब बनते हैं, आपको पता है पहले प्राथमिक पुटिका बनती है, ठीक है,
प्राथमिक पुटिका के बाद द्वितीयक पुटिका बनती है, द्वितीयक पुटिका के बाद क्या होता है, तृतीयक पुटिका बनती है, और तृतीयक पुटिका से जो परिपक्व पुटिका है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका। ध्यान है, ग्राफियन पुटिका बताई थी अंडाशय में, यहाँ परिपक्व पुटिका जब बनती है, याद कीजिए अंडाशय को पढ़ाया था आपको, अंडाशय के अंदर किस प्रकार हमने कहा यहाँ 0 से चलते हैं, ये 14वें दिन में अंडोत्सर्ग होता है और यहाँ 28वें दिन तक चलता है, फिर वापस से चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब ये ग्राफियन पुटिका बनती है, ये पुटिकाएं बन रही हैं, परिपक्व हुई, ग्राफियन पुटिका बताई थी, इसके गुहा एंट्रम होती है, इसमें यहाँ एक सक्रिय अंडाणु होता है, ठीक है, ये जैसे ग्राफियन पुटिका है तो यहाँ इसमें अंडाणु होता है सक्रिय, इसके चारों ओर 2 अपने ध्यान हो तो आपको बताया था आवरण होते हैं, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, अंदर की ओर जोना पैलिसेला। तो ये ग्राफियन पुटिका बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। इस ग्राफियन पुटिका में जो है आपको आगे कई हार्मोन्स का स्राव होगा। तो लगातार पुटिकीय निर्माण अवस्था में क्या होता है, 6 से 13 दिन तक पुटिकाओं का निर्माण होता है एफएसएच हार्मोन के कारण, क्योंकि एफएसएच हार्मोन पुटिकाओं को उद्दीपित करता है बनने के लिए अंडाशय के अंदर, और अंडाशय लगातार पुटिकाओं का निर्माण करता है, अंडाणु बनते हैं। अब जब अंडाणु बन जाते हैं तो आपको पता है 14वें दिन क्या होगा, यहाँ परिपक्व पुटिका फट जाएगी और अंडाणु बाहर आ जाता है, ठीक है, 14वें दिन होगी वो घटना। उसके बाद पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। तो हम 2 अवस्थाओं को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चित्र के साथ हम बताएंगे इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए लगातार हमारी बायोलॉजी की क्लासेस। थैंक यू।